पूरे रायगढ़ के कैंपस में घंटी की आवाज गूंज गई और बाहर स्टूडेंट्स के साथ आए उनके माँ बाप अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगे, जो कि थोड़ी ही देर में स्कूल के गेट से बाहर निकलने लग गए। साल 2056 के हाई स्कूल के एग्जाम्स फाइनली खत्म हो गए और अब बस स्टूडेंट्स को अपने अपने रिजल्ट्स का इंतजार करना ही बाकी रह गया, जो कि एक हफ्ते में आ जाएंगे। रणवीर, एक अधेड़ उम्र के हल्के गंजे इंसान ने अपने बेटे को गेट से बाहर आते हुए देखकर पुकारा और आवाज सुनकर रणवीर अपने पिता के पास मुस्कुराते हुए चला गया। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? रणवीर के पिता ने उससे पूछा। ठीक ही हुआ, पेपर काफी टफ आया था, खासकर कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स। मैं उसमें से 5 में से 2 ही सॉल्व कर पाया, बाकी 3 में मैंने जितना हो सकता था उतना सॉल्व किया, तो उसके भी कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे, रणवीर ने अपने पिता को बताया। ओह, इसका मतलब मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे, रणवीर के पिता रजत शेखावत ने चिंतित होते हुए कहा। चिंता मत करिए डैड, सभी का पेपर ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पेपर वाकई में बहुत टफ आया था और जब पेपर इतना टफ आता है ना तो पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मिलिट्री एकेडमी में मेरा एडमिशन आसानी से हो जाएगा, रणवीर ने अपने पिता को विश्वास दिलाते हुए कहा। चलो अगर ऐसा है तो अच्छा है। अच्छा, क्या तुम्हें पता है वो जो तुम्हारे स्कूल का फेमस स्टूडेंट है ना, क्या नाम है उसका, अभिमन्यु, वो एग्जाम के बीच में ही क्लास में बेहोश हो गया, रजत शेखावत ने रणवीर को बताया। एग्जाम के हॉल में बेहोश हो गया? डैड, क्या आप पक्का अभिमन्यु की ही बात कर रहे हैं ना? रणवीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया है, हम सभी ने देखा। देखो ना, यहाँ पे सब वही तो बात कर रहे हैं। रणवीर ने पूरे ध्यान लगाकर रजत की बात सुनी और आसपास देखने पर पाया कि वाकई में सब अभिमन्यु के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे लोग भी बेहोश हुआ करेंगे? डैड, मैंने आपको कभी बताया नहीं, पर इस अभिमन्यु ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो हर चीज में मुझसे बहुत आगे है, फिर चाहे वो ताकत हो या फिर पढ़ाई। अच्छा ही है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। रणवीर की बातों में अभिमन्यु के लिए उसकी नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था और ये साफ साफ कहा जा सकता है कि अभिमन्यु की ऐसी हालत से उसे खुशी हुई है, जबकि देखा जाए तो अभिमन्यु ने कभी भी रणवीर को परेशान नहीं किया, पर रणवीर ने हमेशा से ही अभिमन्यु को अपना दुश्मन ही माना है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिमन्यु हर चीज में रणवीर से आगे है। दरअसल ऐसे लोगों ने अभी तक असल दुनिया देखी ही नहीं है, इसीलिए हमेशा किसी न किसी तरह के दबाव में रहते हैं और फिर इसी तरह से बेहोश हो जाते हैं। तुम छोड़ो ना उसे, इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे एग्जाम खत्म होने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी है। रजत शेखावत की बातें सुनकर रणवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने डैड के साथ घर की तरफ जाने लगा। मुंबई में रणवीर का परिवार अगर इतनी तरक्की कर पाया है तो सिर्फ और सिर्फ रणवीर के अंकल की वजह से, क्योंकि उसके अंकल एक योद्धा हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। अभिमन्यु नर्वस होने की वजह से बेहोश हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजीव को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ जब उसके माता पिता ने उसे अभिमन्यु के बारे में बताया। राजीव और अभिमन्यु भले ही सगे भाई ना हो, पर उससे कम भी नहीं है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है राजीव, हमने खुद देखा अपनी आंखों से उसके पिता और उसके भाई को उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए, राजीव के पिता ने बताया। जरूर नजदीक के ही किसी हॉस्पिटल में लेकर गए होंगे। मॉम, डैड, मैं अभिमन्यु को देखने जा रहा हूँ, बाद में घर में आकर खाना खाता हूँ। और इससे पहले कि उसके माँ बाप कुछ समझ पाते, राजीव हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। डैड, मैं ठीक हूँ, अब चलिए घर चलकर खाना खाते हैं। इधर हॉस्पिटल में अभिमन्यु को होश आने के बाद अपने पिता और भाई के साथ हॉस्पिटल के गेट के बाहर निकलता है। उसके पिता और भाई को कोई चिंता न हो, इसीलिए उसने अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान डाल रखी थी। पर भले ही ऊपर से वो अपने आप को खुश दिखा रहा था, पर अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा था। पर वो ये भी जानता था कि अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि जो हुआ है उसे ही एक्सेप्ट करके आगे की तैयारी पे ध्यान दिया जाए। अभिमन्यु, अभिमन्यु! अपना नाम सुनकर अभिमन्यु का ध्यान टूटा और जब उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसे आवाज देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त राजीव है, जो भागता हुआ अभिमन्यु की तरफ आ रहा था। और अपने दोस्त को अपने लिए इतना चिंतित होता हुआ देख उसे बहुत अच्छा लगा।
राजीव, आखिरी के 3 सवाल कितने टफ थे? अभिमन्यु आखिरी के 3 सवाल बेहोश होने की वजह से खत्म नहीं कर पाया था, इसीलिए वो जानना चाहता था कि उसके पास होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो बहुत टफ हुआ तो कोई उसे सॉल्व नहीं कर पाया होगा, जिसकी वजह से उसके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। काफी टफ थे। इस साल मैथ्स का पूरा पेपर ही बहुत टफ आया था। बस तीसरा सवाल थोड़ा आसान था, पर उसके अलावा बाकी सारे सवाल कठिन थे। राजीव की बात सुनकर अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जिस तरह से राजीव बता रहा था उस हिसाब से अभिमन्यु को अभी भी उम्मीद थी कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और आखिर में वो दिन भी आ गया जिस दिन अभिमन्यु का रिजल्ट आना था। वैसे तो रिजल्ट का आने का समय शाम 8 बजे था, पर अभिमन्यु 7 बजे से ही अपने कमरे में अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया और बार बार वेबसाइट रिफ्रेश करने लग गया, क्योंकि कभी कभी रिजल्ट समय से पहले भी आ जाता है। रिजल्ट से ज्यादा उसे इस बात का डर था कि उसका मुंबई के नंबर 1 मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उसका मैथ्स का पेपर अधूरा छूट गया था। हालांकि उसने मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कर लिए थे और पहली 2 कैलकुलेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली थी। भले ही उसका दूसरा सवाल अधूरा रह गया हो, पर फिर भी उसने उसे काफी हद तक खत्म कर लिया था। तो उसे उम्मीद थी कि उसे उसके लिए कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो 120 तक स्कोर कर लेगा। उसके बाकी दोनों एग्जाम ठीक हुए हैं, इसीलिए उसे उम्मीद है कि अगर उसके एवरेज मार्क्स भी आ गए तो उसे पहली ना सही तो दूसरी मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल ही जाएगा। वैसे दोनों में तो पहली वाली ही बेहतर है, पर अभिमन्यु जानता है कि उसने पहली एकेडमी के लायक स्कोर नहीं किया होगा, इसीलिए उसे सारी उम्मीद दूसरी एकेडमी से ही थी। कई बार पेज रिफ्रेश करने के बाद आखिर में रिजल्ट वाला पेज आ ही गया और अभिमन्यु भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने रोल नंबर वगैरह टाइप करके धड़कते हुए दिल के साथ सर्च का बटन दबाता है और बटन दबाते ही रिजल्ट उसकी आंखों के सामने आ जाता है। नाम अभिमन्यु सिंह खुराना, रोल नंबर 27111-711, लिबरल आर्ट्स 216 मार्क्स, साइंस 223 मार्क्स, मैथमेटिक्स 118 मार्क्स, टोटल 557, कट ऑफ 561। 4 मार्क्स से अभिमन्यु के देखे हुए सारे सपने टूट गए। $557 मार्क्स और कट ऑफ 561 मार्क्स। सिर्फ 4 मार्क्स की वजह से मेरा एडमिशन किसी भी मिलिट्री एकेडमी में नहीं हो पाएगा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसे इस बात का दुख था कि उसकी इतने साल की मेहनत के बावजूद उसे किसी भी मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, और वो सिर्फ 4 मार्क्स की वजह से। कोई बात नहीं, अगर मेरा मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन नहीं हो पाया, अब इस बात पे दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अब मुझे आगे की तैयारी पे ध्यान देना है। इस बार कोमा की वजह से मेरे शरीर की ताकत और बढ़ गई है और हो सकता है कि इस बार मेरा फिटनेस लेवल योद्धा बनने के लायक पहुंच गया हो और मैं फाइटर फिटनेस का एग्जाम पास कर पाऊं। बस मुझे और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अभिमन्यु ने खुद को हौसला दिया। हाँ, उसे दुख था कि उसका मिलिट्री में एडमिशन नहीं हो पाया, पर उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि इस बार के कोमा की वजह से उसकी ताकत और बढ़ गई है और वो एक योद्धा बनने के लायक हो गया है। और इस एक चीज की वजह से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया। आखिरकार एक योद्धा होना मिलिट्री में होने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और खुद को ये हौसला देते हुए अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि लिविंग रूम में उसके माता पिता और भाई उसके लिए दुखी थे। दरअसल जब अभिमन्यु अपने कमरे में अपना रिजल्ट देख रहा था, तब उसके माता पिता और भाई ने उसके भाई के लैपटॉप पर अभिमन्यु का रिजल्ट देख लिया था। अभिमन्यु को देखते ही सबकी नजर उसकी तरफ चले जाती है। अभिमन्यु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब तुम्हारे कोमा की वजह से हुआ है, तो सारी गलती उसी की है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतने साल के बाद तुम्हें फिर से ये बीमारी कैसे हो गई। मिसेस खुराना ने अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहा। यहाँ तक कि यश ने भी माहौल को हल्का करने के लिए हंसी मजाक किया। भले ही सब दुखी थे, पर रिजल्ट से ज्यादा सभी को अभिमन्यु की चिंता थी। मॉम, मैं ठीक हूँ और आप लोग मेरी इस बीमारी को दोष मत दो, बल्कि हमें तो मेरी इस बीमारी का शुक्रगुजार होना चाहिए, अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें शुक्रगुजार होने वाली क्या बात है।
हाई स्कूल के एग्जाम सभी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो फिर अभिमन्यु इसके खराब होने की वजह से दुखी क्यों नहीं है? डैड, मॉम, यश, आप लोग को याद है कि जब बचपन में मैं 2 बार बेहोश होकर कोमा में चले गया था, पर जब मैं कोमा से बाहर आया तो मेरी ताकत और स्पीड दोनों ही पहले से ज्यादा हो गई थी, और इस बार ऐसा ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फिटनेस लेवल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है, जिस वजह से मैं योद्धा बनने का फाइटर फिटनेस एग्जाम आसानी से पास कर लूंगा। अभिमन्यु अपने घर वालों का कंफ्यूजन समझते हुए बताता है। भाई, आप सच कह रहे हैं? यश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ। जब मैं फाइटर फिटनेस एग्जाम पास कर लूंगा, तब उसके बाद मैं फाइटर कॉम्बैट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसमें भी पास हो जाऊंगा। हो सकता है मैं इसी साल एक योद्धा बन भी जाऊं, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। आखिर एक योद्धा बनना कोई छोटी बात नहीं है। समाज में वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और उनका ओहदा किसी अमीर आदमी से कम नहीं होता है, और उसके साथ साथ एक योद्धा के परिवार को भी कई फायदे मिलते हैं। कुल मिलाकर एक योद्धा होना किसी मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन से कहीं ज्यादा अच्छा है। हमारे परिवार से योद्धा? भाई, आपने तो सच में कमाल कर दिया। यश अपने भाई के लिए बहुत खुश था, और उसकी खुशी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। सच में मान, योद्धा बनना वाकई में बहुत गर्व की बात है। उसके आगे ये मिलिट्री में एडमिशन कुछ भी नहीं है। मिस्टर खुराना ने अभिमन्यु की पीठ थपथपाते हुए बोला, योद्धा की इज्जत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। डैड, मॉम, आप लोग अभी से इतना मत खुश होइए, पहले मुझे एग्जाम तो पास करने दीजिए, अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा। अपने माँ बाप और भाई को खुश देखकर वो खुश है, पर एग्जाम पास करने से पहले वो कोई खुशी मनाना नहीं चाहता। पर फिर भी अभिमन्यु के इस फैसले से घर में छाया गमगीन माहौल एक बार फिर खुशी में बदल गया। दूसरे दिन अभिमन्यु सुबह 5 बजे ही द्रोणा के लिए निकल गया। इतने सुबह द्रोणा में बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि सारे ट्रेनर रात में ही ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए इस समय पे ज्यादा भीड़ नहीं होती है। अभिमन्यु श्रेष्ठ बिल्डिंग की तरफ जा ही रहा था कि अचानक पीछे से आई एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने पलटकर देखा तो पाया कि एक आलीशान सफेद कार द्रोणा के गेट से अंदर आकर रुकी है, और अगर अभिमन्यु का अंदाज सही था तो ये जैगवार का वही मॉडल था जिसके बारे में उसके भाई ने उसे कुछ दिन पहले बताया था। ये जैगवार की आधुनिक तकनीक के साथ अभी तक की सबसे महंगी कार है, और इसकी खास बात यह है कि ये हवाई जहाज की तरह उड़ भी सकती है, और इस एक कार की कीमत 36 करोड़ है। और यही वजह है कि द्रोणा में जो भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स इस समय वहाँ पर मौजूद हैं, वह सभी कार के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। वो कार श्रेष्ठ बिल्डिंग के गेट के ठीक सामने खड़ी हो गई, और उसके अंदर से एक छोटे कद का लाल रंग के बाल वाला आदमी, जिसने सफेद रंग की द्रोणा की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बाहर निकला। उसकी नजरें आसपास के लोगों को देखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए अभिमन्यु पर रुकी, और फिर वो बिना कुछ कहे बिल्डिंग के अंदर चला गया। ये तो योद्धा है। अभिमन्यु की आंखें उस आदमी को देखकर खुली की खुली रह गई। वो उस आदमी के सिर्फ देखने भर से कह सकता था कि उसने कई लड़ाई लड़ी है, पर वो योद्धा इस समय यहाँ द्रोणा में क्या कर रहा था, ये अभिमन्यु को समझ में नहीं आया। पर इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो अपनी बिल्डिंग के अंदर चला गया। चलो देखते हैं कि मेरी ताकत इस बार कितनी बढ़ी, अभिमन्यु फिस्ट टेस्टर मशीन को ऑन करते हुए सोचता है। इतनी सुबह होने की वजह से द्रोणा का ट्रेनिंग हॉल इस वक्त एकदम खाली पड़ा था, इसीलिए इस मशीन को ऑन करके वो स्पीड टेस्टर मशीन को ऑन करने चला गया, जो कुछ ही दूरी पे थी। वापस आके वो पूरी ताकत से फिस्ट टेस्टर मशीन पे मुक्का मारता है। उसके मुक्के की ताकत से पूरी मशीन हिल जाती है, और उसमें से आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर अभिमन्यु थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि ऐसी आवाज मशीन से तभी निकलती है जब रिजल्ट 1000 किलोग्राम से ज्यादा का हो। इतना ज्यादा? अभिमन्यु की आंखें मशीन पे दिख रहे रिजल्ट को देखकर खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि मशीन में जो इस समय रिजल्ट दिख रहा है वो 1079 kg है, यानी कि अभिमन्यु के पिछले रिजल्ट से 280 किलोग्राम ज्यादा, और फिटनेस टेस्ट पास करने के कट ऑफ से तो कहीं ज्यादा। और ये देखकर अभिमन्यु खुशी के मारे कई बार मशीन में पंच करता है, और हर बार उसका रिजल्ट उसे उतना ही खुशी देता है जैसे अभी दी थी, क्योंकि हर बार ही उसका रिजल्ट फिटनेस टेस्ट पास करने के कट ऑफ से ज्यादा ही निकलता है। अब स्पीड की बारी।
अगर ये भी सही निकल गई तो फिर मैं आसानी से फाइटर फिटनेस का एग्जाम पास कर लूंगा। अभिमन्यु स्पीड टेस्टर मशीन की तरफ जाता है और लंबी सांस लेते हुए तोप से निकले किसी गोले की तरह तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर वो लाल रंग के बाल वाला योद्धा एक अधेड़ उम्र के गंजे आदमी जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है के साथ बात करते हुए चल रहा था। वीर, कितने समय बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तकरीबन 3 साल बाद। यकीन नहीं होता कि उस समय का वो नौसिखिया बच्चा आज इतना फेमस है। सुना है इस बार तुमने पहले से भी ज्यादा तरक्की की है। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे लगता है जैसे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उस अधेड़ आदमी ने लाल रंग के बाल वाले आदमी से हंसते हुए कहा। उस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम अमर राठौड़ था और द्रोणा की सारी अथॉरिटी उसी के पास है। ये सब किस्मत की बात है राठौड़ सर। उस समय तो मैं। वीर की बात अधूरी ही रह जाती है जब वो और राठौड़ अपने से नीचे वाले फ्लोर से आ रही आवाज को सुनते हैं, जिसे सुनकर दोनों को ही अचंभा होता है। ये फिस्ट टेस्टर मशीन इतनी आवाज तभी करती है जब रिजल्ट 1000 किलोग्राम से ज्यादा का हो। पर इतना सुबह कौन प्रैक्टिस कर रहा होगा? कहीं करण तो नहीं? राठौड़ ने हैरानी से पूछा। ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। वीर के ऐसे कहते ही दोनों तेजी से नीचे की तरफ भागते हैं जहाँ पे अभिमन्यु स्पीड टेस्ट कर रहा होता है। ठीक जिस वक्त अभिमन्यु स्पीड टेस्टर मशीन के ट्रैक पर भाग रहा होता है, उसी वक्त वीर और राठौड़ ट्रेनिंग हॉल के अंदर आते हैं और मशीन में दिख रहे रिजल्ट को देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अभिमन्यु की ताकत 1000 से ऊपर और स्पीड 28.1 मीटर्स पर सेकेंड है। ये तो कमाल हो गया। राठौड़ हैरानी से बोला। राठौड़ सर, ये लड़का तो काफी यंग लग रहा है, पर इसमें अभी से योद्धा बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं। वीर को भी उतनी ही हैरानी थी जितनी राठौड़ को थी। हाँ, इसका नाम अभिमन्यु सिंह खुराना है और ये द्रोणा के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ अभी 18 साल का है। राठौड़ की ये बात सुनकर वीर को और ज्यादा हैरानी हुई। ठीक उसी समय अभिमन्यु की भी नजर उन दोनों पर पड़ी और वो वीर को वहाँ राठौड़ के साथ देखकर चौंक गया। गुड मॉर्निंग सर। अभिमन्यु राठौड़ और वीर को विश करते हुए उनके पास जाता है। विश्वास नहीं होता अभिमन्यु कि इतनी कम उम्र में तुम योद्धा बनने के लायक हो गए हो। खैर, इनसे मिलो। ये वीर सिंह शेखावत हैं, तुम्हारे सीनियर। अब वीर, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना कि मैंने तुम्हारा नाम बताया? राठौड़ ने हंसते हुए पूछा। अरे बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी इस लड़के में अभी से योद्धा बनने के सारे गुण हैं। क्या पता आगे चलकर हमारी भी मुलाकात हो। वीर ने हंसते हुए बोला। अभिमन्यु, क्योंकि तुम 18 साल के हो तो तुम्हारे भी हाई स्कूल के एग्जाम हुए होंगे। जो भी रिजल्ट आया हो उसे भूल जाओ। वैसे भी स्कूल जाकर क्या फायदा। इस वक्त अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फाइटर फिटनेस एग्जाम पे लगाओ। और हाँ, 1 जुलाई को दिल्ली की द्रोणा एकेडमी में जाकर अपना एग्जाम दे देना। जितनी तुम्हारी अभी प्रोग्रेस है उस हिसाब से तुम ये एग्जाम आसानी से पास कर लोगे। राठौड़ ने हंसते हुए अभिमन्यु से कहा। हाई स्कूल के एग्जाम्स, अपना टाइम ये स्कूल कॉलेज में खराब मत करो। तुम्हारे पास बहुत काबिलियत है, इसीलिए इस वक्त अपना पूरा ध्यान बस इसी में लगाओ। और जब तुम योद्धा बन जाओ तब द्रोणा ज्वाइन कर लेना। ऐसा करने में तुम्हारा बहुत फायदा है, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य दोनों के लिए ही फायदेमंद है। वीर ने हंसते हुए अभिमन्यु की पीठ थपथपाते हुए कहा। ये 2 योद्धा वीर सिंह शेखावत और अमर राठौड़ दोनों ही बहुत ऊंचे पद पर हैं। इतने ऊंचे कि इनके सामने अमीर आदमी और नेता दोनों ही कुछ भी नहीं। और अब उनकी सारी उम्मीदें अभिमन्यु पे आ टिकी हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं अभिमन्यु के योद्धा बनने का। कोमा के बाद अभिमन्यु की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब है उसके सामने एक फैसला जो उसे लेना है। क्या फैसला लेगा अभिमन्यु? वीर ठीक कह रहा है अभिमन्यु, तुमने बहुत तेजी से सब कुछ सीखा है। हमारी मुंबई की द्रोणा एकेडमी में ऐसा करने वाले तुम पहले इंसान हो। तुम यहाँ 16 साल की उम्र में आए थे और अब तुम 18 साल के हो गए हो और तुम में अभी से योद्धा बनने के सारे गुण हैं। अब अगर तुम कॉलेज में जाकर अपने 4 साल बेकार करोगे तो वो सही नहीं होगा। अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए तुम्हारे लिए सुधार करना आसान होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। राठौड़ ने गंभीरता पूर्वक अभिमन्यु को जोर देते हुए कहा। कॉलेज के यह 4 साल किसी भी योद्धा के लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि हर योद्धा ज्यादा से ज्यादा इसी दौरान बहुत कुछ सीखता है।
इसीलिए ये 4 साल बर्बाद करना एक योद्धा के लिए किसी गुनाह से कम नहीं। अभिमन्यु को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका एग्जाम में फेल होना शायद इतना बुरा भी नहीं था। अभिमन्यु, जब तुम पूरी तरीके से एक योद्धा बन जाओगे तो क्या तुम मेरी ये द्रोणा एकेडमी ज्वाइन करना पसंद करोगे? अगर तुम मेरे इस द्रोणा में एक योद्धा की तरह रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान से बंगले की व्यवस्था कर दूंगा। जाहिर सी बात है कि तुम उसे बेच नहीं सकते, पर तुम्हें उसका किराया भी नहीं देना होगा। साथ ही साथ तुम्हें कम से कम 2 लाख रुपए हर महीने सैलरी के तौर पे मिलेंगे। अभिमन्यु हैरानी से राठौड़ की बातों को सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें उसके लिए ही होंगी। एक आलीशान बंगले की कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ तक होगी, जो कि तकरीबन आधे एकड़ में बना होगा। भले ही मैं उसे कभी बेच नहीं सकता, पर अगर मेरा परिवार आराम से उसमें रह पाएगा तो मेरे लिए वही बहुत है। इतना बड़ा घर तो शायद रणवीर के डैड के पास भी नहीं होगा, जितना मेरा खुद का होगा। अभिमन्यु ने राठौड़ की बात पर गौर करते हुए सोचा। अभिमन्यु, हमारे द्रोणा में भी स्पेशल फोर्सेस से कम फायदे नहीं है। हम भी अपने लोगों को अच्छे घर और अच्छी सैलरी देते हैं। हाँ, जो चीज हम नहीं दे पाते वो है स्पेशल फोर्स की तरह किसी को भी मारने का अधिकार। स्पेशल फोर्सेस के लोगों को किसी भी आम इंसान को मार देना होता है, अगर हालात वैसे पैदा होते हैं तो। हालांकि वो भी ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि उन्हें भी अपने ऊपर बैठे लोगों को जवाब देना होता है। बेशक अभिमन्यु को ये बात पहले से पता है कि स्पेशल फोर्सेस के लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी को भी मार सकें, लेकिन हमारे द्रोणा में भी कई खास अधिकार होते हैं। अगर कोई आम इंसान तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसकी शिकायत द्रोणा में कर सकते हो, और अगर द्रोणा की इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात को साबित कर देती है तब उस आदमी को मुंबई के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा सजा दी जाती है। अगर तुम द्रोणा ज्वाइन करते हो तो तुम यकीन मानो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा, ताकत, इज्जत, सब कुछ, इतना कि तुम समेट नहीं पाओगे। राठौड़ ने हंसते हुए कहा, ये वीर भी मेरा ही स्टूडेंट है, जिसने अभी अभी एक राक्षस को मारकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो मुझे विश्वास है कि अपने इस टैलेंट के साथ तुम भी इसी की तरह बन सकते हो। राठौड़ की बात अभिमन्यु हैरानी से सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक राक्षस को मारने पर इतने पैसे मिलते हैं। अभिमन्यु, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, इसीलिए मुझे निराश मत करना। राठौड़ ने मुस्कुराकर अभिमन्यु की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए ढील मत देना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे योद्धा बनोगे, और उस वक्त तुम्हारे पास पैसे, ओहदा, इज्जत सभी कुछ होगा, और मुझे भी खुशी होगी तुम्हारे साथ राक्षसों को मारने में। वीर और राठौड़ दोनों ही हंसने लगते हैं, पर अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में खोया हुआ वहीं खड़ा रहता है। चाहे वो राठौड़ हो या फिर वीर, दोनों ही की बातों में अभिमन्यु को एक अलग सा जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। जुनून, पागलपन, हाँ, इंसान को हर चीज का जुनून होना चाहिए, तभी तो वो अपने रास्ते खुद बना सकता है। इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा ने कहा है कि अगर एक योद्धा में योद्धा बनने का जुनून नहीं है तो फिर वो कभी एक अच्छा योद्धा नहीं बन सकता। अभिमन्यु के चेहरे पे मुस्कान आना शुरू हो गई, क्योंकि वो राठौड़ और वीर की बातें समझ गया था। आखिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है जहाँ हर पल बंदिशें हों। 18 साल की उम्र में ही एक इंसान की जिंदगी के मायने बदलना शुरू हो जाते हैं। वीर और राठौड़ से मिलकर अभिमन्यु के विचार पूरी तरह बदल गए। मैं ये करूँगा। अभिमन्यु के इस फैसले से वीर और राठौड़ दोनों को ही बेहद खुशी हुई। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा राजवीर ने ये द्रोणा एकेडमी और दूसरे शक्तिशाली योद्धा तूफान ने गुरुकुल की स्थापना की है, और पूरी दुनिया में इन दोनों ही की बहुत इज्जत है। तो अगर 2 लोग ऐसा कर सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं। अभिमन्यु मुस्कुराकर सोचते हुए द्रोणा से बाहर निकल जाता है। आखिर में उसके जीवन को एक दिशा मिल ही गई, और उसने सोच लिया कि वो पूरी जान लगा देगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अभिमन्यु, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम भावी योद्धा के एग्जाम में पास हो जाओगे? राजीव ने हैरानी से अभिमन्यु से पूछा। वो दोनों इस वक्त अपने स्कूल जा रहे हैं, जहाँ से उन दोनों को अपनी मार्कशीट लेनी है। हाँ, 1 जुलाई को मुझे दिल्ली के द्रोणा एकेडमी जाकर एग्जाम देना होगा, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर बोला। आपस में बात करते करते दोनों कब स्कूल पहुंच गए पता ही नहीं चला। अभिमन्यु ने अपने सामने खड़ी स्कूल की बिल्डिंग और उसमें खड़े बच्चों को देखा, और अचानक ही उसे ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया हो। अभी तक वो अपने आप को इन्हीं लोगों में से एक समझता था, पर अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों की दुनिया
एक दूसरे से बहुत अलग है। उसके सामने खड़े ये लोग कॉलेज जाएंगे, फिर कोई नौकरी करके शादी करेंगे और अपना परिवार बसाएंगे, पर अभिमन्यु का रास्ता अब इन सब से बहुत अलग हो गया है। यही सोचते सोचते अभिमन्यु राजीव के साथ स्कूल के अंदर गया और फिर दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चले गए। क्लासेस की तरफ जाते समय रास्ते में अभिमन्यु को कई स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने दिल से अभिमन्यु को विश किया। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अभिमन्यु को देखकर आपस में धीमी आवाज में अभिमन्यु के साथ एग्जाम हॉल में हुए हादसे के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि इस हादसे के बाद अभिमन्यु के शरीर के 5 सेंसेस बहुत तेज हो गए थे। इसीलिए दूर होने के बाद भी उसने बड़े आराम से उन सब की सारी बातें सुन ली थी, पर वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी क्लास की तरफ चला गया। क्लास में भी स्टूडेंट्स ने दिल से उसे विश किया और अभिमन्यु ने भी उसी गर्मजोशी के साथ सबको जवाब दिया। इनमें से कई स्टूडेंट्स अभिमन्यु को बहुत पसंद करते थे, पर साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी नजरों में अभिमन्यु हमेशा से खटकता रहा है। उसके मुंह पर तो सब अच्छे बनते थे, पर अंदर ही अंदर उससे जलते थे। पर फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें सचमुच अभिमन्यु के साथ हुए हादसे के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन जलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद के सामने ऐसे स्टूडेंट्स की गिनती कम ही थी। अभिमन्यु हमेशा से अपने क्लास का फेवरेट रहा है, अपनी पढ़ाई और मार्शल आर्ट में अपने कौशल की वजह से। लेकिन अब जब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो उससे कमजोर कई स्टूडेंट्स को मौका मिल गया अपनी खुशी जाहिर करने का। भले ही सब अभिमन्यु से अच्छे से बात करते हों, पर ये तो वैसे भी इंसान की फितरत है कि वो किसी और को तकलीफ में देखकर हमेशा खुश ही होता है। थोड़ी ही देर में क्लास के टीचर्स स्टूडेंट्स की मार्कशीट और री एग्जाम फॉर्म के साथ क्लास के अंदर आए और एक एक करके सबका नाम लेते हुए उन्हें उनकी मार्कशीट देने लग गए। अभिमन्यु का नाम आते ही पूरे क्लासरूम में शांति छा गई, क्योंकि सबको पता था कि अभिमन्यु एग्जाम्स में बेहोश हो गया था और सब ये भी जानते थे कि अभिमन्यु के कितने मार्क्स आए हैं और ये भी कि उसने 4 मार्क्स से कट ऑफ मिस कर दिया है। इस वक्त सबकी नजरें सिर्फ अभिमन्यु पर थी, पर अभिमन्यु सबको नजरअंदाज करता हुआ टीचर से अपनी मार्कशीट और री एग्जाम फॉर्म लेकर क्लास के बाहर आ जाता है। चलो अभिमन्यु, घर चले। राजीव, जो क्लास के बाहर अभिमन्यु का इंतजार कर रहा होता है, अभिमन्यु से कहता है, हाँ बस 1 मिनट। और उसके बाद अभिमन्यु ने जो किया, उसके बाद पूरी क्लास में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया और सभी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु अपना री एग्जाम फॉर्म फाड़कर पास ही में रखे एक डस्टबिन में फेंक देता है। अभिमन्यु, ये तुम्हारा री एग्जाम फॉर्म था, तुम ऐसे कैसे इसे डस्टबिन में फेंक सकते हो? क्लास के बच्चों में से एक लड़की ने हैरानी से बोला, लगता है अभिमन्यु फिर से क्लास रिपीट करके अगले साल का एग्जाम देगा। इस तरह की बातें पूरी क्लास में होने लगी और सब आपस में अभिमन्यु के इस बर्ताव को लेकर चर्चा करने लग गए। री एग्जाम, क्लास रिपीट, तुम लोग बस इन सब के बारे में ही चर्चा करते रहो और अभिमन्यु भावी योद्धा का एग्जाम भी दे देगा, तो इसलिए इसे इन सब की जरूरत नहीं है। राजीव ने गुस्से से बोला, इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चलो घर चले। अभिमन्यु राजीव को अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, पर पीछे से कई स्टूडेंट्स को हैरान परेशान छोड़ जाता है। किसी को भी राजीव की बातों का विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उनके हिसाब से अभिमन्यु अच्छा तो है, पर इतना भी अच्छा नहीं कि भावी योद्धा की परीक्षा दे सके। उन सबको राजीव की बातें झूठ लग रही थी, क्योंकि अभिमन्यु इसी साल ही श्रेष्ठ हुआ था, तो फिर वो ऐसे भावी योद्धा की परीक्षा कैसे दे सकता है? किसी के भी हिसाब से अभी अभिमन्यु की फिटनेस लेवल उतनी नहीं थी कि वो परीक्षा दे सके। एक योद्धा, और वो भी अभिमन्यु। हर किसी के लिए ये सब सिर्फ एक सपने जैसा था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। क्या अभिमन्यु योद्धा की परीक्षा देगा और क्या उसकी फिटनेस लेवल योद्धा की परीक्षा के लिए सही है?